बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को इस जश्न PSL में जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पे हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के ऐवानों में क्या हो रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। कल की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो ज़बरदस्त क्रिकेट के सितारे, एक वो जो क्रिकेट में बोल्ड बोलते हैं, बुलंद बोलते हैं, और एक वो जो क्रिकेट में हमेशा बोल्ड करते आए। तो मेरे साथ कल की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब ब्लैक स्पिनर दानिश कनरिया। दानिश, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ऑलराइट। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं और इनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इनकी जो पसंदीदा का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं कमर ज़ैफ़ी साहब। कैसे हैं आप? अली, ठीक ठाक है, खैरियत से? जबरदस्त। ऑलराइट। और आज जो मैच इस वक्त खेला जा रहा है उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और की मैच इस वक्त जारी है मुल्तान सुल्तान के साथ, और यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुल्तान सुल्तान ने 184 रन का हदफ दिया इस मैच में कामयाबी के लिए। आज शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और 73 रन स्कोर किए। इसके अलावा जोसन चार्ल्स भी जो थे वो अच्छी फॉर्म में नज़र आए। तो अब कोयटा ग्लैडिएटर के सर्वाइवल के लिए और इस टूर्नामेंट में इन रहने के लिए, क्योंकि टेक्निकली जो है अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है, क्योंकि उसका जो दारोमदार है इस टूर्नामेंट में इन रहने का वो दूसरी टीमों की कारकर्दगी पे भी यकीनी तौर पे होगा, अपनी कारकर्दगी के साथ साथ। पॉइंट्स टेबल भी अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं दानिश से। दानिश, जो मैच है खेला गया जिसमें आज शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, इससे पहले इनको डिस्कार्ड कर दिया गया था और अननेसेसरी इनको कप्तानी से हटाया भी गया, उसका फिर एंडी फ्लावर ने तस्करा भी किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है कि एक प्लेयर को आप ग्रूम करते हैं, सब कहते हैं फ्यूचर कैप्टन आ रहा है। इससे पहले हम यही चीज़ जो है वो उमर अमीन के साथ देख चुके हैं और अब यही चीज़ हमें शान के साथ नज़र आई कि एकदम से हालात का रुख, हवा का रुख तब्दील हो जाता है। बिल्कुल अली भाई, इसके अंदर ये है कि यहाँ पर किसी चीज़ का पता नहीं होता है, अनसर्टिनिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एकदम से कोई चीज़ चेंज करनी होती है। अभी एक प्लेयर को अगर आप ग्रूम कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पर शान मसूद फॉर्म में थे, पाकिस्तान से भी रन्स कर रहे थे, तो वो फॉर्म में थे, तो लग रहा था कि फ्यूचर में आगे चल के पाकिस्तान की भी कप्तानी या नायब कप्तान बन सकते थे। लेकिन जब रिजवान फॉर्म में आ गए और रिजवान ने जिस तरह अपनी फॉर्म को बरकरार रखा, फिर मुल्तान सुल्तान ने कप्तान चेंज कर दिया, क्योंकि वो रिजवान जो है पाकिस्तान टीम की नायब कप्तानी में भी आ गए और वो फ्यूचर लग रहा है कि वो शायद कप्तान हो टेस्ट मैचेस के अंदर भी। तो ये एक बहुत ही एक वो है अजीब सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पता नहीं होता। जैसे सरफराज है, कोयटा ने सरफराज को बरकरार रखा, चाहे वो टीम के कप्तान नहीं रहे, टीम से बाहर भी हुए, लेकिन उसको बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती और ये बनाना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए, ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखें ना, इमाद वसीम कराची से करता है, बाबर आजम कप्तानी नहीं करते कराची से, तो वो इमाद वसीम का एक वो था, एक टाइम था कि उसको भी बना रहे, ग्रूम कर रहे। तो यहाँ पर भी इनको मुल्तान सुल्तान को चाहिए था कि शान के साथ कंटिन्यूटी रखते और रिजवान को उसका डेप्यूटी भले बनाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फ्यूचर में आके शान शायद जो है पाकिस्तान के लिए वो बने, कप्तान बने, क्योंकि वो एजुकेटेड तो है बहुत ज़्यादा और बहुत ही वो ज़बरदस्त लड़का है, ज़बरदस्त लड़का है। और इन्होंने कहा शान शायद बने, मुझे शान शाहिद याद आ गए जो पाकिस्तान के ज़बरदस्त फिल्म स्टार हैं। इफ़ी भाई से ज़रा डिफरेंट सवाल करते हैं। इफ़ी भाई, क्या लगता है आपको डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने का नुकसान हुआ है शान को? क्योंकि डिपार्टमेंट चलता रहता तो शान को कोई हिला नहीं सकता था। हाल में डिपार्टमेंट बंद होने से तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, वो तो सबका हुआ, लेकिन शान का कुछ और अंदाज में हुआ है यार। देखें यार, ये गोद के बच्चे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो गोद के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के दोबारा से, जैसे फ़हीम अशरफ आप बाहर कर रहे हैं, उनको T20 और ODI की परफॉर्मेंस पे टेस्ट में कम बैक करा लिया। हफीज़ बाहर हुए थे T20 की परफॉर्मेंस पे, वो टेस्ट में कम बैक कर गए अगेंस्ट इंग्लैंड। तो जब आपने अपना पौका फिट करना होता है ना भाई, या पंटर खिलाना होता है, तो उसको किसी भी रूप में ले आते हैं, किसी भी फॉर्मेट में ले आते हैं। इमाम उल्लाह उसकी जिंदा मिसालें हैं आपके पास, ODI और T20 स्क्वाड के और टेस्ट के स्क्वाड के अंदर उनको रखा हुआ है। मतलब यार तमाशा लगाया हुआ है क्रिकेट का। देखिए, इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, रीजनल क्रिकेट हो या डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो। ये लोग नुकसान नहीं हुआ क्या? आपको नहीं लगा कि नुकसान हुआ कि लास्ट ईयर के सबसे ज़्यादा रन्स गेटर मुल्तान सुल्तान के और कप्तान थे, उनको इस साल हटा दिया गया। उसके अलावा उन्होंने जो सदरन पंजाब है उसकी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। ये जो क्रिकेट के करता धरता है ना, और जो क्रिकेट को अपना मतलब जागीर समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ तो अपने दिमाग में आदमी लेजेंड चल रहा होता है क्रिकेट के अंदर, उससे बाहर ही नहीं आते। तो ये लोग ज़रा प्रोटेस्ट किया करें इस चीज़ पे कि भाई ये क्राइटेरिया बनाता कौन है कि ये T20 का, ये ODI का और क्या क्राइटेरिया होता है इसका कि एक प्लेयर ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर दूसरे साल हमने देखा। अब ये टीम को परेशानी में टीम स्ट्रगल कर रही है तो शान को खिलाया उन्होंने। देख ले, छोटी सी मिसाल है कि हारिस रऊफ ने फर्स्ट क्लास नहीं खेला अभी तक और वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है।
से आप अंदाजा लगा और एक मैच में अब्दुल्ला शफीक जाने जो रोजी जिक्र कर बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं गोद के है बच्चे हैं। सब बिल्कुल ये बात सही कर रहे हैं। जिसकी पंटर होंगे और जिनकी जो पीआर होगी ना, जिनकी लॉबी का हिस्सा होंगे, जो यस मैन होगा और वो यस करता रहेगा, चाहे डिपार्टमेंट बंद हो खुले, उन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेहनती होगा, जो अपना तो क्रिकेटर मेहनत से आ रहा होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है ये टाइम, बिकॉज डिपार्टमेंट बंद हो गया है। फिर आपको पता है कि एसोसिएशंस में जिस तरह की सिलेक्शन होती है, जोन्स वालों का बहुत ज़्यादा तकरमत होती है ये प्लेयर को लेना, क्योंकि वोट पड़ते हैं ना। वो प्लेयर जो है वो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर वो आ जाती है पर्ची के भाई ये प्लेयर को रखना है, आप किसको बाहर करोगे? आप उसको बाहर करोगे ना कि यार ठीक है इसके पीछे तो कोई नहीं है, इसको बाहर करेंगे तो बोलेगा कौन? तो इस तरह आपका टैलेंट ज़ाया हो रहा है और इसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमने बहुत सारी चीज़ें बना दी नई बहुत सारी चीज़ें नई लेके आ रहे, क्वान्टिटी इतनी कर दी लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही है, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं आ रहे। आप देखें हमारे पास क्वालिटी के लिए तो शेयरिंग की है क्रिकेट को, कहते हैं पहले बहुत प्लेयर खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी है, क्वालिटी क्रिकेट नहीं है भाई। हमने और मुझसे पहले यहाँ जो क्रिकेट खेलते थे वो होते थे दो होती थी, कायदे आज़म ट्रॉफी, पेट्रन्स ट्रॉफी। पेट्रन्स ट्रॉफी के अंदर हम डिपार्टमेंट से खेलते थे, वहाँ पर पूरा सही से मौका मिलता था प्लेयरों को, सब प्लेयर खेलते थे। और फिर एसोसिएशन जो टीम बनानी थी उसके अंदर कुछ लड़के आते थे और कुछ जो है क्लब के लड़के लेते थे। जी हाँ, और उसमें से फिर क्लब के लड़के आते थे जो अच्छे वाले होते थे। तो आपको बड़े प्लेयर्स देखने मिले, आपको उसमें से सुपरस्टार्स मिले। अभी जो आपने क्रिकेट कर दी उसमें से तो स्टार भी नहीं मिल रहा आपको। आप मुझे देखें ना, आपके पास कौन है? सिर्फ एक बाबर आजम ही एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप कह सकते हो कि फ्यूचर का स्टार है, लेकिन उसके अलावा आपकी ना मिडल ऑर्डर है ना बॉलिंग है। बॉलिंग के अंदर डिपार्टमेंट बिल्कुल हो गया। मैंने जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मैं जब भी खेलता था तो स्पिनर्स जो है ऑलमोस्ट 1-2 पे पोजीशन पे होते थे, हम लोग होते थे। लेकिन अभी आप देखिए कि स्पिनर्स नहीं आ रहे, ऑफ स्पिनर नहीं आ रहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं आ रहा, अच्छा कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं बढ़िया मिल रहा है। कोई आपके पास होती है ना एक लॉट होती है कि आपको पता। अच्छा बात कर रहे हैं आपकी बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन लेग स्पिनर में तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत मुकाबला है। एक तरफ यासिर शाह है, दूसरी तरफ उस्मान कादिर हैं, फिर जाहिद महमूद हैं, फिर आपको याद होगा एक इमरान, एक जो थे पीटीवी से और फाटक के भी एक लेग स्पिनर थे, वो भी अच्छे लेग स्पिनर हैं। लेकिन अली भाई, लेकिन आपको वो है सिर्फ T20 के बॉलर हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट 4 डे क्रिकेट में कहाँ परफॉर्मेंस है? आप ये देखिए, उनको जो खिलाई गई है क्रिकेट वो T20 क्रिकेट खिलाई गई है। अभी बनाना है जाहिद महमूद को तो उसको आपने टेस्ट में डाल दिया, डेब्यू कराया T20 में, डाल दिया टेस्ट में, T20 से बाहर कर दिया। उस्मान कादिर को आपने यहाँ खिलाया, आप वहाँ लेके गए, वहाँ पर पहले मैच नहीं कराया, फिर उसको खिलाया। अभी इनका क्राइटेरिया क्या है? अभी ये बॉलर लेके आया लेफ्ट आर्म स्पिनर जो अभी नुमान अली जो खेल रहा है, वो अपनी एज पर है, वो अपनी पीक एज पर है जहाँ बॉलर परफॉर्म करेगा। स्पिनर की एज होती है 33, 34, 35 पीक एज होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्व नहीं कर सकता पाकिस्तान को। आपने 2-3 साल जो है काशिफ भट्टी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है हैदराबाद के, उसको आपने टूर कराया लेकिन खिलाया नहीं। आपने उस बॉलर को खिला दिया जफर गौर को जो T20 स्पेशल है, उसको आपने टेस्ट मैच खिला दिया, आपने कैपे दे दी है। ये देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब यहाँ लड़के डोमेस्टिक को आप फोकस नहीं करोगे, आपका फोकस रहता है सिर्फ PSL के ऊपर। जब तक PSL से बाहर नहीं निकलेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट पे और क्लब क्रिकेट पे फोकस नहीं करेंगे तो कहाँ फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे? कामरान गुलाम बाहर है डोमेस्टिक क्रिकेट का, खुर्रम मंजूर यहाँ बैठ के इतनी परफॉर्मेंस अपनी उस दिन बता के गए, हमने उनकी इतनी परफॉर्मेंस दिखाई। खुर्रम मंजूर डोमेस्टिक का बाहर है, असद शफीक जिसने गैरी सोबर का नंबर 6 पे रिकॉर्ड ब्रेक किया, असद शफीक बाहर है। कितने सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी टीम का हिस्सा नहीं है। अली, इसमें क्रिकेट बोर्ड के तो जो चेयरमैन आए अपनी लाइक्स डिसलाइक्स पे भी प्लेयर को खिलाते रहे, वो तो जिम्मेदार हैं ही, उसमें प्लेयर भी बहुत जिम्मेदार है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा भाई, मैं 2004-05 में आ जाऊंगा। जब मैंने काम शुरू किया इन लोगों से मिलना, क्रिकेटर से इनको प्रोफाइल जानना, भाई कौन क्या करता है, किसका क्या होता है, तो मैं जब जाता था मिलने मिलाने के लिए, तो मुझे 1 छोड़ 2, 2 छोड़ 3, 4, जैसे दानिश ने बात करी ना, बाबर रह गया आपके पास, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों के लिए रह गया। बाबर को जिंदा उन्होंने ही रखा हुआ है, वरना परफॉर्मेंस तो उसकी कुछ भी नहीं आ रही। तो भाई एक आपके पास बंच था, जब आप जाता था मैं मिलने के लिए तो 11-12 प्लेयर मुझे मिलते थे, बल्कि उस स्क्वाड के 15-16 प्लेयर जो थे वो नामवर प्लेयर हुआ करते थे। अब आपके पास प्लेयर है कहाँ यार? ये इनके आपस की सियासतें, इन्होंने एक दूसरे से सियासतें बहुत करी। तू कप्तान कैसे बन गया, तेरे खिलाफ मास बना लेता हूँ, तू ऊपर कैसे जा रहा है, तुझे तेरी टांग खींच लेता हूँ। कोई कुरान पे हाथ रखने को तैयार है, हल्फ लेने को तैयार है, कोई कप्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है। कोई बॉलर खड़ा हो गए 2009 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रात में मीटिंग में बोल देता है कि यार मैं नया पुराना बॉल नहीं करूँगा, नया करूँगा, उसको आप रीजन कोच लगा देते हैं, फिर कोयटा ग्लैडिएटर भी उठा ले। तो मैं ये कह रही हूँ, यहाँ तो ये तमाशे चलते रहे भाई हमेशा से। क्रिकेट को खराब करने में पाकिस्तान जो क्रिकेट है, मैं आपको बताऊँ, ये डिक्लाइनिंग मोड की तरफ नजर आ रही है। आपके पास
जो डगआउट है उसके अंदर एक दो प्लेयर के अलावा है कौन बेचने के लिए, मुझे बताएं। इसके अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप टाइम है तो थोड़ी सी बात लंबी है क्योंकि मैं बात करना चाह रहा हूँ। ब्रेक के आ जाऊँ, ब्रेक के बिल्कुल दानिश कनेरिया से और कमर रज़ा इफ़ी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जिस तरह कमर रज़ा इफ़ी साहब कह रहे हैं कि डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर क्रिकेट का हाल भी हमारे हॉकी की तरह हो कि हॉकी के 11 में से 11 ही प्लेयर को शायद ही कोई अब पहचानता हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात के हवाले से कि जब हवा का रुख तब्दील होता है तो फिर सभी कुछ तब्दील होता नज़र आ रहा है। शान मसूद के हवाले से बात कर रहे थे, दानिश अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करना चाहते थे। ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे थे? मैं ये जिक्र कर रहा था क्योंकि आपने बात की कि प्लेयर्स के ऊपर क्या बीतती है, किस तरीके से प्लेयर्स को बनाया जाता है, किस तरह प्लेयर्स को तोड़ा जाता है कि प्लेयर्स अपनी प्राइम फॉर्म में भी होता है कि अगर उसकी लाइकिंग में नहीं आ रही मैनेजमेंट की तो उसको निकालने के लिए कैसे कैसे हरकंडे अपनाते हैं। 2009 में हमारा सीरीज़ थी श्रीलंका में, आई वॉज प्लेइंग इन काउंटी क्रिकेट और मैंने काउंटी क्रिकेट से ख़त्म करके श्रीलंका में टीम को ज्वाइन किया फॉर द टेस्ट सीरीज़, जहाँ पर सईद अजमल का डेब्यू हुआ था और आई वॉज लकी कि मैंने उनको कैप दी। तो उस टेस्ट मैच के अंदर आई वॉज नॉट प्लेइंग। जब हम ड्रेसिंग रूम में गए ऊपर तो यूसुफ भाई ने मुझसे पूछा कि भाई किट कर ले। मैंने बोला यूसुफ भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ। वो कैप देने के बाद नहीं खेल रहे? कैप दे रहा था उनको, तो उनको नहीं पता था कि प्लेइंग है, उनको पता होता है कि मैं खेल रहा होता हूँ टेस्ट मैच। तो उन्होंने मुझे बोला भाई किट कर ले। मैंने बोला यूसुफ भाई मैं नहीं खेल रहा। बोला नहीं मजाक कर रहा है। तो मैंने बोला नहीं खेल रहा सीरियस। तो वो भी थोड़े से वो हो गए, बोले कि अच्छा, बोले फिर बॉलिंग। मैंने बोला कि पता नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो वो मुझे 2 टेस्ट मैच बाहर बैठा मैं, और पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच गोल वाला जो जीता हुआ था ऑलमोस्ट हार गया। सेकंड टेस्ट मैच जो है वो भी अपना ड्रॉ हो गया था, और थर्ड टेस्ट मैच जब मैंने कमबैक किया और मैंने आउट किए, पंजा लगाया, 7 आउट किए, टोटल मैंने 7-8 आउट किए थे और वो टेस्ट मैच हम जीते। उस टाइम पे कप्तान था यूनुस खान। मेरा थोड़ा फिटनेस का इशू था कि मैंने थोड़ा वेट भी पुट ऑन कर लिया था, वो एक इशू था। वो मैंने पहले टेस्ट मैच के अंदर जितने दिन का टाइम था मैंने रिकवर कर लिया था, बट आई वॉज फिट टू प्ले। फिजिकली फिट था लेकिन वो वेट का थोड़ा इशू था कि वेट है भाई, इसके लिए तेरे को रेस्ट करा है। लेकिन जब आखिरी टेस्ट मैच हुआ, जब यूनुस भाई गए प्रेस में और जब उन्होंने खुल के बात करी कि रीज़न ये था कि सिलेक्शन कमेटी और जो मैनेजमेंट है वो दानिश को नहीं खिलाना चाह रही थी, मैं तो उसको खिलाना चाह रहा था क्योंकि इसके बगैर बॉलिंग इनकम्प्लीट रहती है मेरी। तो वहाँ से यूनुस भाई जो है बेचारे कैप्टनसी से भी बाहर हो गए। अच्छा, आपको लगता है आपने गोल का जिक्र किया है कि बड़े अरसे से सवाल मेरे जहन में है कि यूनुस खान को जो सैक करने का स्क्रिप्ट था वो गोल टेस्ट में ही लिखा गया। ये देखिए बहुत सारी चीजें, ये एक सिलसिला बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, लो स्कोरिंग मैच 125 के करीब शायद कुछ ऐसी रन आई थिंक वी वर हम जो चेस कर रहे थे 180 170 रन चेस कर रहे थे और हमारी ओपनिंग भी खेल रही थी। लेकिन जब नेक्स्ट डे जब हम आते हैं तो वी कोलैप्स हो जाते हैं, टोटली कोलैप्स हो जाती है पूरी टीम और वहाँ मैच हम हार जाते हैं। और उसके बाद से मामला जो है बिगड़ना शुरू हुए, क्योंकि एज अ कैप्टन थे, क्योंकि मैं यूनुस भाई के साथ डिपार्टमेंट से हूँ और काफ़ी उनके साथ मैं अपना कराची भी वो हूँ साथ रहा हूँ और उनके साथ काफ़ी क्लोज रहा है। मैं टीम के अंदर अगर पूछे ना कि यूनुस भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे समझते थे, मैं उनको समझता था, क्योंकि हमारी बाउंडिंग एक बहुत अच्छी से थी, शुरू से ही थी। तो वहाँ पर टूर के ऊपर अच्छा, फिर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया में इसने हलफ उठाया था वो। मैं किसी ग्रुप का कभी भी हिस्सा नहीं रहा, ना किसी लॉबी का हिस्सा रहा। आई वाज ऑल अलोन। मैंने कौन था उसका मास्टरमाइंड कौन था जो आप अली भाई ये देखें दानिश, अब तो सवाल ये कि देखें अब आप इसे बैन हट नहीं रहा, बैन नहीं हट, पाकिस्तान टीम में आप आ नहीं सकते। हां बिल्कुल सही, इनकी क्रिकेट से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप आज खुल के बात करेंगे फिर उसका मास्टरमाइंड कौन था फिर सारे। देखिए मास्टरमाइंड, मैं आपको अली भाई ये बात कर रहा हूं, मैंने जो 10 साल पाकिस्तान से खेले ना, मैं कभी भी कामरान अकमल हो गया, शोएब मलिक हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया या और कोई प्लेयर्स हो गए, उनके साथ कभी मैं उठा बैठा ही नहीं हूँ। सलाम दुआ, अच्छी दोस्ती थी एट ग्राउंड तक, बस सही लोग नहीं, ग्राउंड के बाहर सही लोग नहीं थे। लोग सही थे नहीं थे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते थे। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं, लोगों की बात। लोग सही लोग आप अपना उनको तो जैसे भी ले लेंगे, मैं किसी को पर्टिकुलरली वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि कहाँ से ये सारी चीज़ें उठी, ये मोस्ट लाइकली श्रीलंका से चीज़ें थोड़ी उठी थी वहाँ पर प्लेयर, क्योंकि यूनुस भाई का एक ये था कि वो गुस्सा भी करते थे और प्यार भी करते थे। लेकिन वो गुस्सा जब करते थे तो प्लेयर्स जो उसको नेगेटिव लेते थे कि यार ये इस तरह से करता है, ये इस तरह की हरकत वो करते हैं, डांट देते वो कर देते इस तरह। तो वाकया तो आपको पता है वेस्ट इंडीज़ में भी हुआ था, सलमान बट और शाहिद अफरीदी वो जो हुई थी वहाँ पर, जहाँ
इंजी भाई कप्तान थे लेकिन इंजी भाई नहीं खेले थे वो मैच, तो ये मामला चले थे। और फिर जो ये हलफ उठाने की बात है, ये हलफ उठाया था जब वनडे हो रहे थे शायद, वनडे के अंदर मैं टीम का हिस्सा नहीं था, मैं टेस्ट मैच खेल के वापस आ गया था। कैचेस छूटे थे, फिर मिस फील्डिंग हो रही है, बॉल हाथ में है, स्टंप्स। मैं तो बार बार कहता हूं कि सिडनी वाला टेस्ट मैच को वो अंडर द कारपेट कर देते हैं बार बार, तो उसको अगर देखे कि वो ऐसा टेस्ट मैच था कि मेरी परफॉर्मेंस तो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान पहली दफा वहां जीतने जा रहा था, बड़ी अच्छी लीड ली थी, बड़ी अच्छी लीड ली थी, और हम उनको जो है सिर्फ 20 रन हमें करने पड़ते हैं एंड ऑफ द डे। लेकिन वहां पर माइकल हस्सी का जो कैच छोड़ा, रन आउट छोड़ा, उसने कैच भी छोड़ा, स्टंप छोड़े। होता है ना क्रिकेट में, छोड़ा, एक होता है किया नहीं, फर्क है ना दोनों में। बॉल अगर आपके हाथ में, बैट्समैन दूर है और आप नहीं कर रहे, हाँ वो चले कैच और स्टंप तो उससे छूटते रहते थे, लेकिन जो रन आउट उसने मिस किया वो एरर, मैं क्या कहूँ उसको कि एरर था कि उसने क्यों नहीं किया वो। लेकिन वो सिडनी वाला टेस्ट मैच है वो हमेशा से वो आता है, क्योंकि दैट डे मैं भी बहुत अफसोदा था, मैंने भी बहुत सारी ऐसे कि गुस्से में था, फैमिली मेरे साथ, यू कैन इवन आस्क। लेकिन हमारे जो वहाँ पर सिडनी टेस्ट मैच के बाद हम टेस्ट मैच हारे, मैंने उस दिन रात खाना नहीं खाया था, और मैं वाइफ और मेरे बच्चे थे साथ, लेकिन उनसे भी बात तक नहीं की, मैं बिल्कुल आई वाज इन टीयर्स, डिसहार्ट होता है। और लेकिन वहाँ पर हमारे फ्लोर के ऊपर जो बाकी लड़के थे वहाँ पर शोर शराबे और पार्टियों की आवाज़ आ रही थी, पार्टी करते। फिर भाई ये तो बड़ी बैड स्टोरी, अगर क्रिकेट डिक्लाइन पे जा रही है, अभी आप भी बात कर रहे थे, तो फिर तो नहीं, तो दानिश अगर खेल भी रहे होते गोल्ड टेस्ट तो वो तो स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था हारना है, तो वो ये अगर खेल भी लेते तो मुझे याद है तौसीफ भाई की एक दफा बात मुझे याद है कि एक मैच खेले थे तौसीफ भाई, तो जब रात में निकले, शाम में निकले, तो लोगों ने कहा कल आपकी बैटिंग में आप कल रन कर दिएगा, लोग कहते थे अमूमन, तो तौसीफ भाई ने उसमें बड़ा अच्छा जुमला कहा था, अगर मेरी बैटिंग आ गई तो समझो पाकिस्तान मैच हार गया, तो अगर दानिश की बैटिंग आ जाती है तो समझो पाकिस्तान मैच। बॉलिंग में भी दानिश कर पाते हैं, और ये अलमिया तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से है, और एक दूसरे के खिलाफ बगावतें हुई हैं, खेलते खेलते हुई हैं, और हिस्ट्री रही है उसके अंदर, देख लें, आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कि अगर इन पे कुछ बोलते हैं तो आपकी बुलवतनी पे बात शुरू हो जाती है कि यार देखो अपने खिलाड़ियों को उड़ा रहा है, भाई इनके कैरेक्टर तो देखो, पीछे क्या किया है इन्होंने क्रिकेट के साथ पाकिस्तान की। यानी कि 2009 वाला तो मीडिया में आ चुका था, वो वीडियोस दुनिया भर ने देखी, यूट्यूब पे पढ़ी हैं, किसने किसके खिलाफ क्या बोला, दानिश का आपने एक चीज इसमें ऐड करी थी, मगर यहाँ दानिश मुझे नन्हे काके लगे बिल्कुल ही जब वो बात निकाल गए। भाई अब तुम एज भी तुम्हारी अब इतनी होती जा रही है, अब स्टेज पर हो, तुम कोचिंग तो कर सकते हो, अपने आप को क्लीन रखना चाहते हो तो उन कल्प्रिट्स जितने हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो रहे हैं उनका बताओ ना यार, ताकि लोगों को पता तो चले हुआ क्या है। आपने अगर फ्यूचर को यही कुछ देना है कि बच्चा आज 10 साल के बाद भी बड़ा हो गया, ये बोले यार जस्टिस कयूम कौन थे और 2009 में क्या हुआ था और सिडनी टेस्ट का ये हुआ था, तो आपकी क्रिकेट नीचे जाएगी ना यार, आप खत्म ही नहीं कर रहे चीजों को। अच्छा, इसमें दानिश एक चीज और भी इसमें ऐड कर दो फे की बात में, कि उस टीम के जिस भी प्लेयर से बात होती है वो कहते हैं हाँ हुआ था, मैं नहीं था। आप किसी को भी देख लें, सब ये कहते हैं कि हुआ तो था, मैं नहीं था। जो थे ना अपना तो टेस्ट मैच, टेस्ट मैच के अंदर ये चीज़, क्योंकि इंजी भाई कप्तान थे, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसके बाद मैं चले गया था बिकॉज मेरा वनडे में नाम नहीं था, इवन डू आफ्टर मैंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी कि वनडे में नाम नहीं था, लेकिन वहाँ पर हमारे मैनेजर थे अब्दुल रकीब साहब थे, जो अभी बैंक के भी वो थे, तो वहाँ पर वनडे के दौरान और T20 के दौरान ये सारी चीज़ें हुई। माहौल क्या था? माहौल बड़ा ऑकवर्ड सा, ग्रुप बन गए थे टीम में, ग्रुप बनना शुरू हो गए थे, लड़के एक दूसरे के बिल्कुल वो हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे, सब अपने प्लेयर्स को चाह रहे थे कि उनका प्लेयर टीम में आ जाए, उनके साथ अपना वो हो जाए। अच्छा, वहाँ पे अभी आपकी बातों से मुझे याद आया कि वहाँ पे कंट्रोवर्सी ये भी आई कि जी कामरान को ड्रॉप कर देते हैं, उमर से विकेट कीपिंग कराते हैं, तो फिर उमर ने कहा मेरी कमर में दर्द है, मैं विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। अपना मैं भी पाकिस्तान में था उस टाइम, उस टाइम पे मीडिया ने पूछा था, लेकिन वो गलत था। वहाँ पर फिर रकीब सर के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। मतलब जिस शख्स ने ये T20 खेलते हुए कह रहा है कि यार ये इज अ फन गेम, वो आपको वर्ल्ड कप लाके दे देता है और उसके खिलाफ किस कदर ज्यादती करी है इन लोगों ने, बताएं। ये है क्रिकेट का अलमिया हमारी। आप अपने बच्चे को क्या बताएंगे यार, पीछे का क्या बताएंगे अपने क्रिकेटर का? आपकी बात सही है, बट अगर उमर ये बात कहते हैं, उमर कोई जेन्युइन विकेट कीपर तो नहीं था ना, उससे क्यों विकेट कीपिंग करवा रहे थे? सिर्फ इसलिए कामरान अकमल का भाई है, तो भाइयों ने फैसला कर लिया कि ये छोटा खेलेगा तो मैं खेलूंगा। मैं बोर्ड की भी बात करूंगा ना, बोर्ड ने किस बुनियाद पे क्या वो कीपिंग करता था? ये 5-5, 6-6 लोग डिक्टेट करते थे बोर्ड को। भाई आप क्या समझ रहे हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब वो विकेट कीपिंग करता ही नहीं था तो उसको फोर्स क्यों कर रहे थे कि तुम विकेट कीपिंग करो? तो अगर वो ये कहता है मेरी कमर में दर्द है या हो जाएगा, इनको पता है मसल्स बन चुके होते हैं, बैट्समैन है, ऑफ स्पिन करता था उस जमाने में, अंडर 19 में भी उसने विकेट कीपिंग नहीं की, तो फिर उसको बोर्ड क्यों जबरदस्ती विकेट कीपर इस बुनियाद पे बना रहा था कि वो कामरान अकमल का भाई है? बिल्कुल, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, टीम में जगह कैसे बनेगी फिर?
वही मैं कह रहा हूँ ना। पूरे बोर्ड को डिक्टेट करते आए ये लोग यार। आप देख लें हर खिलाड़ी के मुंह से किसी ना किसी लाइक्स का नाम निकलता है। शोएब अख्तर, तौकीर जिया को जबरदस्ती क्रेडिट देते रहते। चेयरमैन का क्या काम है तुम्हारी सिलेक्शन से यार, कि उन्होंने मुझे कहा कि तू खेलेगा, तू मैच विनर है यार, ये जबरदस्ती। अच्छा चेयरमैन का क्या काम है सिलेक्शन से? भाई चेयरमैन का ये, अच्छा चेयरमैन का ये काम है कि आपको इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे, माइक खोल के स्पीकर के, ये अब अभी भी तो चेयरमैन यही काम कर रहा है ना, चेयरमैन सिलेक्शन। देखिए यार, एक ही दौर एजाज भट्ट का दौर गुजरा है, उसमें मैंने बड़ा काम किया इन प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार वो ज़रा सख्त आदमी था, डंडा लगा के रखता था सबको, और सबको पता था कि यार ये, हालांकि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उन्हीं के दौर में आई है मैच फिक्सिंग की, जिसमें तीनों आपको याद होगा शायद आफरीदी पे भी बड़े भारी आए थे। हाँ, वो बहुत भारी आए थे। तो यार उसने तो सबको साइड में किया हुआ था। वो प्लेयर विलेयर बोलता था यार तुम लोग सब अपनी जॉब के पैसे ले रहे हो, हमें नहीं सिखाओगे पाकिस्तान के लिए। सीधी सी बात है यार, आप अपनी जॉब के पैसे ले रहे हो यार, तो आपसे सवाल बनता है, आप बताओ। दानिश ने अपनी जॉब के पैसे लिए हैं, अब पाकिस्तान के लिए बताइए भाई, पाकिस्तान के लिए तो बताओ ना यार, ताकि आपकी मैं जरा आता हूं, वापस आता हूं, आप जब तक इस गन को साफ नहीं करेंगे। मैं एक बात और लिए और बीच में कहता चलूं, बीच में अभी मैं, आपने जब डोमेस्टिक क्रिकेट का मुझसे कहा था, ये आप आदाद शुमार अपने फैंस को बता देंगे T20 ओडीआई और टेस्ट के अंदर कितनी कैप्स मिल चुकी हैं। आप पर्सनली हर क्रिकेटर से फोन करें, अभी पूछें, तो वो यही बोलेगा यार डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके खान साहब ने मना कर दिया। ठीक है, ये सारे लोग मिलके क्यों नहीं गए? सब पर्सनली मिलने क्यों जा रहे हैं भाई उनसे? क्योंकि ये तो अगर वो चौका मार दे तो शाबाशी नहीं दे सकते, अगर वो विकेट ले ले तो जाके कंधे पे आदमी, आज तक डरते हैं इमरान खान से, सारे सब डरते हैं। तो इस तरह का कप्तान आपको चाहिए। अगर जिसने आवाज उठाई, इस तरह भी हफीज ने भी आवाज उठाई, फिर मिसबा ने भी आवाज उठाई, आपने देखा कि फिर मिसबा से भी ओहदे ले लिए गए, सारे जाए ना यार। हाँ नहीं, लेकिन हफीज को भी आपको पता कि वो उनका कैरियर जो है वो स्टेक पे लग गया, और हफीज को फिर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ी, जिसकी बुनियाद पे फिर वो टीम में उनकी वापसी हुई। इसमें लेकिन एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट की दरूने खाना कहानियों के हवाले से, और फिर साथ साथ आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे और बताएंगे किस टीम के अब क्या इम्कान आते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को, जिसको 184 रन दरकार हैं इस मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के लिए, अब तक 41 रन स्कोर किए, उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त सरफराज और आजम खान क्रीज पर मौजूद हैं। उस्मान डेलपोर्ट और वेदर एल्ड जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अब इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, ज़रा पॉइंट्स टेबल पर भी एक निगाह डालते हैं और फिर देखते हैं कौन सी टीम के क्या इम्कान आते हैं प्ले ऑफ के मरहले तक पहुंचने के लिए। आइए देखते हैं पॉइंट टेबल और जानेंगे दानिश से। दानिश, अब जो लोगों का इंटरेस्ट है वो ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने 8 में से 2 जीते, 6 में उसको शिकस्त हुई, उसके क्या इम्कान आते हैं? क्योंकि कराची किंग की जो कारकर्दगी है उसमें डिक्लाइनिंग फेज आया है, और जो अबू धाबी का लेग है उसके अंदर वो मुसलसल हार रहे हैं। वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेट रन रेट, बिकॉज कोयटा का है -1.467, विच इज़ मैटर करता है। कोयटा का सिर्फ यही है कि वो अपने सारे मैच आज समेत सारे मैच जीते, उसके बाद कराची अपने सारे मैच हार जाए, मुल्तान अपने सारे मैच हार जाए, तो कोयटा का चांस बनता है। उसके अलावा कोयटा का कोई चांस नहीं बनता, बिकॉज उनका नेट रन भी खराब है। और जहाँ कराची किंग्स की बात है, कराची किंग जो है फिर से उठा था और डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट टेबल बन चुका है। सुल्तान ने जंप की है, जब ये शुरू हुआ लेग तो मुल्तान 5 पे था और अब अभी आया, अभी वो अपना वो बना रहा है। आज भी जो मैच में वो काफी बेहतर रन्स कर दिए, लेकिन चेज हो सकते हैं। लेकिन आज की जो पार्टनरशिप, आज सैफी जो है अपनी गेम खेल जाता है आजम के साथ, तो ये मैच जीत सकती है, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कोयटा टू विन दिस। डुप्लेसी का ना होना भी नुकसान दे, तो वापस भी चले गए वो अपनी इंजरी की वजह से। बिल्कुल, मैं ख्याल में कल जो शाहीन ने डैमेज किया है ना सरफराज को, वो इम्पैक्ट है। मतलब 30-40 रन पहले कल इनको मैच जीत लेना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो कल 30-40 रन अगर वो सरफराज अपने जहन पे सवार रखा, क्योंकि जब शाहीन बैटिंग करने आए उसके बाद भी जब शाहीन आउट हुए तो बड़ा एग्रेशन का मुजाहरा किया सरफराज ने। मेरे ख्याल में शाहीन जब आउट होके जा रहे हैं तो वो खुर्रम के ऊपर नहीं, पीछे से वो तो चीखे हैं सरफराज भी। वो सरफराज तो उसके बाद भी कोई भी प्लेयर आउट हुआ तो वो हमेशा चीखते ही है। वो उनका स्टाइल है, नेचुरल है, वो जोर जोर से यूं हो जाते हैं, एकदम से वो हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो कल इंसिडेंट हुआ,
इज एन अच्छा वे नहीं गया, आपने वापस से पूरी दुनिया अच्छा, में आपको एक गलत लगता impact है कि भेजा। थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है एज एन एंकर कि कुछ अटेंशन सीकर्स भी होते हैं। अगर आपको याद हो अभी आमिर का भी हुआ था लंका प्रीमियर लीग में, नवीन के साथ जो अफगानी प्लेयर है नवीन, उनके साथ हुआ, फिर शायद आफरीदी भी उसमें जाके इन्वॉल्व हो गए। तो ये मतलब आपसे ऐसा लगता है कि लीग को कामयाब बनाने के लिए जिस तरह होता है ना, अगर कोई मूवी बन रही है तो 4 गाने होंगे, 3 फाइट होंगी, 2 डांस होंगे, एक जो है आइटम नंबर होगा, तो ये जरूरी होता है लीग्स के लिए भी जरूरी है। लीग्स के लिए होता होगा जरूरी, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि ये बोला गया जाता कि स्क्रिप्ट किया जाता है कि भाई ऐसा कुछ करे कि लीग थोड़े वो। इसमें ये होता है कि भाई आप जब कोई भी फ्रेंचाइज होगी वो बैठी हुई होगी तो वो अपने प्लेयर से कहेगी कि भाई देखो अभी आप हमारे लिए खेल रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हो, आप हमारे लिए खेल रहे हो, ओपोनेंट आपके। अच्छा, ये कहते हैं हमारे लिए खेलो, ये बोलते हैं हमारे लिए खेलो, इसमें फर्क है ना? आप बड़ी वो कर देते हैं, आप सही गुगली मार देते हैं बीच के अंदर बीच कि में। जब फर्क है ना, उसको- हमारे लिए खेलो, मैं तो पूछ रहा सवाल है ना। मतलब है कि फ्रेंचाइज की टीम है, आप फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, आप अभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, ना अभी किसी और के लिए खेल रहे, आपके जो सामने ओपोनेंट्स है वो आप उनको बिल्कुल उनके राइवलरी की तरह रहे, तो उसके अंदर थोड़ा जोश भी हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत कम देखने मिलती है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में तो एक रिवाज ही बन गया है, बल्ले भी जिस तरह इफ़ी भाई तो बड़ा नहीं, blunt अंदाज से लेकिन दानिश करे। पाकिस्तान में आपको याद होगा मिचेल स्टार्क का जो हुआ था, रेयर नजर आता है, बहुत रेयर नजर आता है। यहाँ पर तो एक साल में तो आते रहते हैं ना किससे। दिल्ली मेरे ख्याल में अभी जो लास्ट आईपीएल हुआ है और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो तो लाजमी उसको बहुत फॉलो करते हैं आईपीएल को, तो अभी लेटेस्ट जो इंसिडेंट था वो विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव दोनों ही बहुत टक्कर के बल्लेबाज हैं। गौतम गंभीर तो को विराट कोहली का भी हो तो चुका है। आप ये देखेंगे यार, विराट कोहली बोले जा रहा था सूर्या कुमार को, वो बैटिंग कर रहा था और वो एक लफ्ज जो उसने कहा, Exactly, main चीज़ भाई बात तो ये होती है ना कि द गेम की तो रिस्पेक्ट है ही, साथ साथ सीनियर की रिस्पेक्ट भी। और हमारे ऐसे तो यहाँ भी मनाजिर देखने को मिलते हैं कि वो हारिस रऊफ ने आउट किया शाहिद अफरीदी को, उसने माफी मांग ली। अली मैं आपको अभी क्या कह के गया था कि जितने प्लेयर्स हैं ना पाकिस्तान के, आज भी जाके इमरान भाई के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, ये उनके कैरियर में उनको शाबाशी नहीं दे सकते थे, डर के मारे खड़े हो जाते थे। ये हक तो खाली हरीम शाह को हासिल है ना, कंधे पे हाथ रख के तस्वीर खिंचवाने का, प्लेयर को हासिल नहीं है। ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही। ठीक है, अच्छा दानिश वापस आ जाते हैं जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आप उस दौर में टीम का हिस्सा रहे हैं जब बहुत कंट्रोवर्सीज सामने रही हैं, और अभी आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच की, तो मुझे याद आ गया आयरलैंड का वो मशहूर ज़माना मैच जिसमें पाकिस्तान हार गया था। वहाँ पे क्या हुआ था कि फिर हम उसके बाद जो थे वुलमर जैसे कोच से महरूम हो गए? बहुत ही समझते हैं कि एक बैड डे था, और आयरिश के लिए क्रिकेट का सुनहरी दौर था, क्योंकि उनका सेंट पीटर्स डे भी था जब उनका सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन मुझे बहुत फील हुआ क्योंकि मैं वो मैच खेलना चाह रहा था और मैं प्लेइंग 11 में था पहले, क्योंकि अच्छा। जब टीम अनाउंस हुई ड्रेसिंग रूम में, और फिर उसके बाद जो स्कोर बोर्ड होते हैं सामने बड़े बड़े, उसके ऊपर जो है नाम आया था। लेकिन जाते हुए फिर अपना माइंड चेंज हुआ इंजी भाई का, और फिर अजहर महमूद को खिलाया गया, क्योंकि अजहर महमूद क्रिकेट भी नहीं खेलते हुए आ रहे थे, फिट भी नहीं थे, लेकिन उनको क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट था। इनके एक एंकर ने उसको क्रिकेट खिलवा दी थी। ये शो करते थे, उनके एंकर ने कहा कि मैं वो एंकर ने उस जमाने में क्रिकेट खिलवा दी। उन्होंने कहा कि जी मैंने नेट पे खेला, अजहर महमूद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अजहर महमूद को टीम में होना चाहिए, तो फौरन फिर वो स्क्वाड का हिस्सा हो गए थे। बस वो ये ऐसा हो गया, कोलैप्स हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट था और उनके लिए आइडियल थी, क्योंकि वहाँ पर आइलैंड के ऊपर आपको थोड़ा सी जो विकेट होता है वो डिफरेंट होता है, उस पर अगर घास उड़ जाए तो, क्योंकि बारिश भी हुई थी, थोड़ा सा गीला भी था और सीम हो रहा था, ठीक ठाक सीम हो रहा था गेंद, और आयरिश ने जो है पाकिस्तानी बैट्समैन का आउट कर दिया। 120 रन का ही टारगेट था, 120-25 का आई थिंक, सो समथिंग लाइक दैट। लेकिन समी ने मैच बनाया था, और जब शोएब मलिक बॉल कर रहे थे उनके साथ, अगर मैं होता तो मे भी शायद डिफरेंट होती चीज़, क्योंकि आयरिशमैन लेग स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, क्योंकि लेग स्पिन गुगली। अच्छा, जब आपको वहाँ पे बिठाया गया फाइनल मोमेंट पे 11th आवर पे आपको बिठाया गया, टीम मीटिंग में उसके बाद बात हुई कि भाई किसके कहने पे बिठाया, क्यों बिठाया? नहीं, ये नहीं बताया गया, बस वो विकेट की कंडीशंस को देखते हुए कि विकेट टॉप ग्रीन है, और उसको कंडीशन को देखते हुए कि ये है कि हम एक और सीमर के साथ जाने का फैसला कर दिया। तो वो मैच में बाहर बैठा। तो फिर उसके बाद वो इतना, क्योंकि 3 साल बॉब ने हमारे साथ काम किया था, फंटास्टिक गाय, फंटास्टिक कोच, बड़ा ज़बरदस्त बंदा था, डेडिकेटेड था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। उसने सबसे अच्छी चीज़ ये की कि उसने यहाँ का कल्चर बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो 3 साल तक रहा। और फिर इंजी भाई के साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो टीम ज़बरदस्त तरीके से सब चीज़ें करता था। लेकिन उस दिन उसको बहुत दुख हुआ, बिकॉज वो जो 3 साल की उसकी मेहनत थी ना, वो वर्ल्ड कप में देखना चाह रहा था टीम को कि एटलीस्ट ये आगे तक जाए। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था 2007 का वर्ल्ड कप के एशिया की 2 टॉप की टीमें, मतलब पाकिस्तान और इंडिया, वी वर ऑल नॉक आउट फ्रॉम द गेम्स। तो ये एक अलमिया था, लेकिन उस टाइम पे बहुत अफसोस था। फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई, बॉब का हुआ, और उसके बाद हमने बड़ा स्ट्रगल किया वहाँ पर। लोगों के लिए कहना आसान है, इतना दुख था कि इंतकाल हो गया।
एक्चुअली वो अपना पहले से ही वो सफरिंग, उनको कुछ मेडिकेशंस पे थे, वो मेडिकेशंस पे थे और वो उनको शायद इनहेलिंग में प्रॉब्लम थी, जो होता है ना, तो वो लगाते थे मास्क लगाते थे। मास्क लगा के जो सोने के टाइम पर, कि उनको ब्रीदिंग में उनको जो था चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो उस हिसाब से तो उनको कुछ हुआ, क्योंकि एज तो थी उनके साथ, फिट तो थे, स्विमिंग बड़ी लंबी लंबी करते था, सब कुछ था, लेकिन एक होता है जो बंदा दिल से काम कर रहा होता है और दिल से एकदम से Disheart हुआ। डिसहार्ट, मेरे ख्याल से ही टुक इट फ्रॉम द हार्ट रियली, वो बहुत अफसोदा था। ठीक है। वो बाकायदा जब मैच खत्म हुआ तो आपने शायद क्लिप्स भी आई थी कि जिस तरह उसने अपने लैपटॉप को बंद किया था जोर से मार के, और वो रो रहा था, और वाकई वो बहुत हुआ था, और हम भी सब वो हो गए कि यार वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वैसे आप लोग प्लेयर जो है ना, वैसे मैंने देखा है कि और मैं तो पहली दफा गया था वर्ल्ड कप के लिए। कोच से बहुत अटैच हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला फाइनल खेला गया, डीन जोन्स कोच थे, तो कोच फैमिली के साथ भी मिलकर सेलिब्रेट किया था कुछ खिलाड़ी ने, और बड़े जोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया था फैमिली के साथ मिलकर, तो काफी अटैच हो जाते हैं। बहुत अटैच थे हम कोच के साथ, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर देखिए डिपेंड करता है ना। अभी आप कहेंगे कि मिकी आर्थर के साथ आप अटैच हो तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं वो लॉबियां बनाते हैं। कुछ लोग उनके साथ भी हुए हैं, वो हुए तो हुए हैं, लेकिन बहुत से जो प्रॉपर होंगे ना लोग, सही लोग होंगे, चले मैं सही लोग की बात कर लेता हूँ, सही लोग होंगे वो नहीं अटैच हो पाएंगे। अच्छा, लास्ट फाइनली मुझे बताइए, मार्टिन गप्टिल किसने रॉकेट साइंस है कि 19 का एवरेज है उनका यूएई में, 20 का एवरेज है उनका साउथ अफ्रीका में, ये क्या रॉकेट साइंस थी कि उनको लिया, टीम पे प्रेशर डाला कि शर्जील या बाबर, या शर्जील या मार्टिन गप्टिल, बाबर आजम या मार्टिन, टीम का बैलेंस भी खराब हुआ, जब पिक किया तो परफॉर्मेंस भी कोई नहीं। मेरे ख्याल में पिक अच्छी है मार्टिन गप्टिल, और मेरे ख्याल मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस में इनका नाम आता है, 30 मैन ऑफ द मैचेस और 5 मैन ऑफ द सीरीज। 5 मैन ऑफ द सीरीज हैं, इस पे हम बात भी करेंगे, जरा मैं मजीद बात भी करूंगा, दानिश का भी इस पे मैं वर्डिक्ट लूंगा कल इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।